सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण पे है। तो इसमें जो विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण हम देख रहे हैं, विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण, आज यहाँ से हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए, इसमें संशोधन हो गया है, इसको इस बुक के अकॉर्डिंग इसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी लगभग जो हमको भाषा की जो संख्या मिलती है लगभग 6000 के आसपास मिलती है। अगर आप दृष्टि या उसकी पुस्तकें देखे होंगे तो लगभग 6000 मिलता है। तो ये पुरानी पुस्तक है, तो इसमें 3000 संख्या रह गई है, तो आप इसको ना पढ़ें तो बेहतर रहेगा। तो इसमें आप 6000 हम इसको कह सकते हैं। संसार की भाषाओं को, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, संसार की भाषाओं के क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। और यहाँ प्रश्न बनता है कि संसार की भाषाओं को कितने प्रकार से बांटा गया। अब यहाँ पे पूरे संसार की बात हो रही है, और जो यहाँ संसार में भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषाएं कितने प्रकार से उसको बांटा गया है और उसका वर्गीकरण हुआ है। तो हमको याद करना है कि संसार में जो भाषाएं हैं उनको 2 प्रकार से बांटा है। तो ये 2 को हमको ध्यान रखना है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि संसार की भाषा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो 2 भाग में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो 2 में वर्गीकृत किया गया, तो उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम है आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। जो संसार की भाषाओं को बांटा गया है तो 2 पार्ट में उसको डिवाइड करा गया है। एक आकृति मूलक वर्गीकरण है और एक पारिवारिक वर्गीकरण है, ठीक है। तो ये संसार की भाषा है, और पूरा संसार लेते हैं तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आकृति मूलक है और एक पारिवारिक वर्गीकरण है, ठीक है। तो 2 वर्ग हमको यहाँ पे याद रखना है, और दोनों के नाम भी याद करना है कि आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण, ये 2 भाग जो हैं हमारे किसके हैं, संसार की भाषाओं के हैं, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि जो आकृति मूलक हैं, इसमें तो पहला जो वर्गीकृत है आकृति मूलक, उसके लिए कहा गया है कि इसको रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम आकृति करके इसको पढ़े हैं, वहाँ पे हमको दे दिया कि रूपात्मक और पारिवारिक वर्गीकरण किसका होता है, तो हमको ध्यान में होना चाहिए कि हमने जो आकृति मूलक पढ़ा है उसी को दूसरे नाम से रूपात्मक भी कहा जाता है, उसी को रचनात्मक भी कहा जाता है, उसी को व्याकरणिक भी कहते हैं, वाक्यात्मक भी कहते हैं, पदात्मक भी कहते हैं और पदाश्रित भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो आकृति मूलक है, जब इसके अन्य नाम हमसे पूछता है तो एक बात याद रखिएगा कि एक बार इसमें 2 बार इसमें पीपी कर लेना, 2 बार इसमें आर कर लेना, और 2 बार इसमें भी कर लेना, है ना। तो इसमें एक से वाक्य याद कर लीजिए, भी से वाक्य हो गया तो वाक्यात्मक हो गई, और एक भी से जो है व्याकरण याद कर लेना, है ना। तो क्या हो गया, व्याकरण हो गया। तो व्याकरण से आप याद करेंगे तो एक वाक्य से वाक्यात्मक, और एक वी से व्याकरण होगा तो व्याकरणिक हो गया, ठीक है। तो 2 वर्गीकरण ही हुआ। एक पी से हमने क्या पढ़ा, एक पी से हम पढ़ रहे हैं कि इसमें एक पी से पद हो गया ना, तो पदात्मक हो गया, और दूसरे पी से क्या पढ़ेंगे, तो पदाश्रित पढ़ेंगे, यानी कि एक पद में ये आश्रित है और एक पद में ये आत्मक लगा हुआ है, तो 2 पदात्मक पदाश्रित करके हो गया। अब आर करके आ रहा है तो आर से भी याद कर लीजिए, एक में रचना होगी और एक में रूप होगा, ठीक है। एक में रचना होगा और एक में रूप होगा। छोटा छोटा रूप आप इसको ऐड करते जाइएगा तो अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कैसे पढ़ा, पीपी वीवी और आर करके इसको याद कर लिया, है ना। पीपी वीवी और आर बराबर आकृति बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप इसको ध्यान रखेंगे, पीपी आर और तीसरा जो है पीपी आर और वीवी, है ना। ये पीपी आर वीवी क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, ऐसे आप याद रख लेना। तो अब इसमें मैंने वो आपको समझाई दिया। तो पी मतलब पद है, पद में आत्मक लग गया, एक पदात्मक हो गया। दूसरे पी से क्या हो गया, पद है, पद में आश्रित हो जाएगा। दोनों में पद हमको याद करना है, एक पद में आत्मक लगेगा, एक पद में आश्रित लगेगा। तो पद से पदात्मक और पद से पदाश्रित हो गया। इसके बाद 2 आर हैं, आर में 2 आर का, एक आर का मतलब रूप हो गया और दूसरे आर का मतलब रचना हो गया। अब इसमें आप जोड़ लीजिए
लीजिए, एक रूपात्मक एक रचनात्मक हो गया। अब इसके बाद 2 वीवी हैं, तो एक में वाक्य हो गया और एक में हमारा व्याकरण हो गया। तो वाक्य से वाक्यात्मक और व्याकरण से व्याकरणिक हो गया। तो इस तरह से हमको एक छोटी सी ट्रिक याद करना है कि पी पी आर आर वी वी आकृति बनाते हैं या आकृति कहे जाते हैं। तो पी पी आर आर वी वी आकृति कहे जाते हैं ना। तो आकृति के ही ये हमको नाम मिले हैं, 6 नाम, तो हमको ये याद करना है। आगे कह रहे हैं कि वाक्य रचना एवं रूप यानी पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक कहते हैं। यहाँ पे 2 बात बताया। अभी हमने रचना शब्द पढ़ा है ना, आर आर करके पढ़ा था, रचना और रूप। और दूसरा वाक्य रचना, इसमें वाक्य रचना कह रहे हैं और रूप रचना कह रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पे जैसे इसको एक बार और समझिए, इन्होंने 2 चीज़ें ली। एक इसमें इन्होंने एक वाक्य रचना, जो यहाँ से हमने वी को उठा लिया, और एक रूप यानी कि पद रचना और एक आर को उठा लिया। तो वी और आर को उठा के इन्होंने क्या कहा कि एक हमारा वाक्य रचना है और एक हमारा रूप पद रचना है। इन दोनों को जब आधार मानकर वर्गीकरण किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ डेफिनेशन आ जाती है अगर कि जहाँ पर वाक्य रचना एवं रूप यानी कि पद रचना को आधार बनाकर वर्गीकरण किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वाक्य और रूप को लेकर के, उसको वाक्य और रूप को आधार बना करके वर्गीकरण जब किया जाता है तो वो आकृति मूलक होती है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो हमने इसके अन्य नाम जो यहाँ पे पढ़े थे ना, सारे नाम, इसमें से एक वाक्य को ले लिया और एक रूप को ले लिया, और इन दोनों को आधार बना करके जब रचना वर्गीकृत किया जाता है तो उसको आकृति मूलक कहते हैं। लेकिन यही चीज़ में जब उधर हम उसको पढ़ेंगे वहाँ पे उसके साथ अर्थ आएगा परिवार वाले में, तो वहाँ पे वाक्य के साथ या अर्थ जुड़ेगा या कोई चीज़। तो अर्थ हमको, जो अर्थ एक तरह से आप पैसे को भी कह सकते हो ना, तो केवल याद करने की ट्रिक से, तो अर्थ हमको परिवार के लिए चाहिए, उसके भरण पोषण करने के लिए। तो वहाँ पे हम चाहे शब्द का अर्थ ले लो, चाहे अर्थ आप ऐसे कि हाँ हमने याद किया था कि जहाँ परिवार वाला होगा वहाँ अर्थ जुड़ता है। तो अर्थ हमको चाहिए ही चाहिए परिवार का भरण पोषण करने के, तो पारिवारिक के लिए अर्थ वाला जुड़ेगा। तो यहाँ अर्थ नहीं जुड़ रहा है, यहाँ रूप और वाक्य जुड़ रहा है। ठीक है, तो वाक्य रचना और रूप रचना, ठीक है, जहाँ वाक्य और रूप रचना होगी वहाँ पे आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाएगा। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया था, तो स्लेगल ने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आकृति मूलक हम ये वर्गीकरण पढ़ ले हैं, तो ये विश्व की भाषाओं का जो आकृति मूलक वर्गीकरण था ये सबसे पहले दिया किसने था, तो ये स्लेगल ने दिया था। इसको हमको क्या करना है, याद रखना है। स्लेगल मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे अब देखिएगा, आकृति मूलक जो वर्गीकरण है उसका वंश वृक्ष इस तरह से है। ठीक है, क्या कहते हैं, हम 2 वंश वृक्ष यहाँ भाषा से रिलेटेड पढ़ेंगे। आगे चलेंगे तो ईरानी भाषा का वंश वृक्ष मिलेगा, और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं आकृति मूलक वर्गीकरण का जो वंश वृक्ष है वो दिया गया है। ठीक है, तो जो आकृति मूलक वर्गीकरण है इसके 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आकृति मूलक जो वर्गीकरण है ये कैसे बढ़ती है। पहले आकृति मूलक जो भाषा है, हमारी जो भाषा है वो 2 प्रकार में बट गई, एक अयोगात्मक होती है और एक योगात्मक होती है। ठीक है, जो आकृति मूलक है इसका जो वंश वृक्ष मिला है हमको, तो पहले जैसे आपने आकृति मूलक रखा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक अयोगात्मक और एक योगात्मक। ठीक है, तो एक अयोगात्मक में होता है, एक योगात्मक में होता है। ठीक है, इसमें हम जो भाषा होती है, जो हमारी आकृति मूलक जो भाषाएं होती हैं कह रहे हैं, वो क्या होती है, एक योगात्मक होती है और एक अयोगात्मक होती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आगे कौन बढ़ेगी, जो योगात्मक होगी वो चलेगी ना, जो अयोगात्मक है उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा, इसका कोई वर्गीकरण नहीं होगा। लेकिन जो योगात्मक है, जिससे योग हो रहा है, वो आगे चलेगी। अब यहाँ पे हमको एक वर्ड याद कर लेना है, वर्ड क्या हो जाएगा, श्लिष्ट। ठीक है, ये श्लिष्ट है, देखिए श्लिष्ट है, ये हमेशा बीच में रखेंगे आप इसको, और जब इसके फ्रंट में अ लगाएंगे तो पहले नंबर पर अश्लिष्ट, और अगर इस अ को हटा देंगे आप, इस अ को जब आप हटा देंगे और आगे इसका जब आप इसके आगे प्र लगा देंगे तो प्रश्लिष्ट। तो तीनों शब्द हमारे जो क्रिएट हो रहे हैं योगात्मक के, वो श्लिष्ट से बन रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, जो 3 वर्ड हमको मिल रहे हैं इसी श्लिष्ट शब्द से मिल रहे हैं, तो बीच में रहेगा श्लिष्ट, और जब इस लिस्ट में अ लगा देंगे, ठीक है, जब इस लिस्ट में हम क्या लगाएंगे, अ लगा देंगे, तो
जब इसमें हम अ लगा देंगे तो अ एल जो हमारा स्वर होता है पहला होता है, यानी कि ये पहले नंबर पे आ जाएगा। जब हम स्वर पढ़ते हैं अ लगा रहे हैं तो अ हमारा क्या है, पहला स्वर है, तो पहले में अ श्लिष्ट के साथ लगेगा तो पहला नंबर अश्लिष्ट का हो गया। बीच में तो हमने श्लिष्ट को रखा ही है, और जब हम इस अ की जगह पे हम प्र को लगा देंगे, ठीक है, जब प्र को लगा देंगे तो प्र मतलब पीछे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना कि प्रश्लिष्ट जो है वो पीछे है। हम कहते हैं ना आगे है, बीच में है, पीछे है, तो योगात्मक में हमने एक वर्ड चूज किया श्लिष्ट को, और उस श्लिष्ट को हमने बीच में रख दिया एकदम मध्य में, ठीक है। तो आगे अ जो स्वर है हमारा पहले आता है तो पहले लग जाएगा, तो अ श्लिष्ट के पहले लगेगा तो अश्लिष्ट हो गया और पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद श्लिष्ट हमने बीच में रखा ही है। अब हमको प्र को जोड़ना है, तो प्रश्लिष्ट मतलब पीछे, ठीक है, वो बीच वाले के पीछे लगेगा। तो इस तरह से हमारे 3 बन गए हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। तो हमको ये किसके मिले, योगात्मक के 3 पार्ट मिल गए, ठीक है। अब इन योगात्मक के 3 पार्ट्स के भी पार्ट हैं, है ना, उसके भी फिर भाग किए गए हैं। अब जो हमारा अश्लिष्ट है, ठीक है, अश्लिष्ट का बहुत सरल है। हम पढ़ रहे हैं योगात्मक के भाग, और योगात्मक के 3 पार्ट हुए, एक अश्लिष्ट था, एक श्लिष्ट था और एक प्रश्लिष्ट था। अब जब अश्लिष्ट को हम पढ़ रहे हैं ना, लेकिन इसका जो मूल है वो योगात्मक ही था, तो अश्लिष्ट वाले में हम योगात्मक शब्द को ले लेंगे, है ना। हमने जो अश्लिष्ट पढ़ा ये कहीं ना कहीं योगात्मक से जुड़ा हुआ था, योगात्मक से निकला हुआ था, तो हम यहाँ पे योगात्मक को ले लेंगे, और उस योगात्मक में हम क्या लगाएंगे, पूर्व, मध्य, अंत और पूर्वांत, ठीक है। पहले हम पूर्व मतलब पहले, फिर उसके बाद मध्य मतलब बीच में, और फिर उसके बाद अंत मतलब लास्ट में, और फिर उसके बाद क्या है, पूर्व और अंत, यानी कि पहले भी होगा और अंत में भी होगा। यहाँ पे पूर्व अंत से कहने का मतलब यही है, प्रत्ययों की बात हो रही है। अगर स्पष्टता समझें, जो ये विभाजन हुआ है पूर्व योगात्मक या मध्य योगात्मक या अंत योगात्मक या पूर्वांत योगात्मक, ये कहने का मतलब है कि पहले में अगर प्रत्यय के रूप में होगा तो वो पूर्व योगात्मक होगा, मध्य में अगर प्रत्यय होगा तो मध्य योगात्मक होगा, या अंत में प्रत्यय होगा तो अंत योगात्मक कहा जाएगा, और जब पूर्व और अंत में आपको प्रत्यय मिलेगा तो यहाँ पे पूर्वांत योगात्मक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये अश्लिष्ट के हो गए। अब बचा श्लिष्ट। श्लिष्ट जो होती है ये 2 पार्ट में ही केवल डिवाइड होती है, ठीक है। तो श्लिष्ट वाली, इसके तो सिंपल था, अश्लिष्ट वाले में 4 भाग दे दिए, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, और फिर पूर्व और अंत को जोड़ दिया, पूर्वांत योगात्मक कर दिया, ठीक है। तो पहले और आखिरी को जोड़ के पूर्वांत करके चौथा बना दिया। 4 एकदम सिंपल है, क्योंकि श्लिष्ट जो है किससे निकली थी, योगात्मक से, तो पूर्व, मध्य, अंत और पूर्व अंत के साथ योगात्मक शब्द यहाँ पे जुड़ा रहेगा अश्लिष्ट के साथ, ठीक है। अब बात आती है श्लिष्ट की। जो बीच में श्लिष्ट शब्द है, इस श्लिष्ट को केवल 2 ही भाग में बांटा जाता है। एक श्लिष्ट अंतर्मुखी होती है और एक श्लिष्ट जो होती है बहिर्मुखी होती है, ठीक है। केवल 2 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन इन अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को 2-2 भाग में बांटा गया है। अगर आप अंदर मन के अंदर हो तो मतलब जब हमारी चीज़ें अंदर रहती हैं तो उसमें भी संयोग वियोग की अवस्था होगी, और जब चीज़ें हमारे बहिर्मुखी हो रही है, बाहर प्रकट हो रही हैं, तो उसमें भी संयोग वियोग की स्थिति होगी। यानी कि दोनों में, चाहे वो अंतर्मुखी रूप में बटा है चाहे वो बहिर्मुखी में बटा है, दोनों में संयोग वियोग बराबर होगा, ठीक है। तो श्लिष्ट के केवल 2 भाग हुए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी है इनके भी 2 भाग कर दिए, संयोगात्मक और वियोगात्मक। बस हमको इतना याद करना है। तो 2 अंतर्मुखी के संयोगात्मक वियोगात्मक, और 2 जो हैं बहिर्मुखी के संयोगात्मक और वियोगात्मक हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारा श्लिष्ट कंप्लीट हुआ। अब बचता है प्रश्लिष्ट, ठीक है। तो प्रश्लिष्ट जो वर्ड है इसमें क्या होता है, एक पूर्ण रूप से प्रश्लिष्ट होगा और एक आंशिक रूप से प्रश्लिष्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे समास वाली क्रिया आएगी इनकी, एक में पूर्ण रूप से समास होगा और एक में आंशिक रूप से समास होता है। तो इन्हीं को कहते हैं पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट, ठीक है। तो ये हमारा 3 पार्ट हमारे वंश वृक्ष के रूप में यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। और इसके बाद क्या कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि आकृतिमूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब जो इन्होंने ऊपर हमको ये आपको जो वंश वृक्ष यहाँ से इन्होंने दिया, ठीक है, इधर से पूरा हमने जो पढ़ा वंश वृक्ष, शायद आप समझ में आया होगा कि जो आकृतिमूलक भाषा है ये 2 पार्ट में अयोगात्मक और योगात्मक में चलती है। अयोगात्मक जो होती है वो स्थिर मतलब स्थिर रह जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन जो योगात्मक होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट कहते हैं।
और इसमें जो अश्लिष्ट होती है, इसमें हमने पता है कि ये योगात्मक से आई है, तो वो योगात्मक शब्द इस अश्लिष्ट में रहेगा और इस योगात्मक के साथ पूर्व, मध्य और अंत करके फिर लास्ट चौथा वाला पूर्वांत हो जाएगा। जो श्लिष्ट वाला है बीच का, वो दो ही भाग में होती है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में भी संयोग वियोग होगा और बहिर्मुखी वाले में भी दो भाग हो जाएंगे, संयोग वियोग। और जो लास्ट में प्रश्लिष्ट बचती है, ये एक पूर्ण रूप से प्रश्लिष्ट होती है और एक आंशिक रूप से प्रश्लिष्ट होती है। इस बात को हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये वंश वृक्ष अगर पूछा जाएगा किसका होता है इस तरह से, तो हमको कहना कि आकृति मूलक का ये होता है। आगे अब इसकी जो विशेषताएं हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि अयोगात्मक जो भाषा होती है ना, जो रुक जाती है, जिसका आगे विकास नहीं हो रहा है, तो जो ये अयोगात्मक को क्या कहते हैं, ये एकाक्षर है, ये निरव्यय है और लेकिन ये स्थान प्रधान है। तीन बातें आपको अयोगात्मक के लिए याद रखने हैं कि जब उसका वंश वृक्ष डिवाइड किया था, तो एक को कहा अयोगात्मक है और उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया था, है ना। तो वो जो अयोगात्मक है कहा, उसकी विशेषताएं बताई हैं कि वो क्या होता है, एकाक्षर होता है। ठीक, पहली बात एकाक्षर होता है। दूसरी बात वो निरअव्यय होता है, यानी कि उसमें अव्यय नहीं होते हैं। तीसरी बात है वह स्थान प्रधान होता है। अब अगर ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन आकृति मूलक में किसकी विशेषता है कि जो एकाक्षर भी होता है, निरव्यय भी होता है और स्थान प्रधान भी होता है, तो आपके दिमाग में जल्दी से आना चाहिए कि वो अयोगात्मक होता है। ठीक है, क्या होती है वो, अयोगात्मक होती है, क्योंकि अयोगात्मक में एकाक्षर होते हैं, निरव्यय होते हैं और ये स्थान प्रधान होती है। ठीक है, अब केवल आपके दिमाग में अयोगात्मक को रखना है और उसकी तीन विशेषताएं याद करनी है कि वो एकाक्षर है, वो निरव्यय है और स्थान प्रधान है। ठीक है, अपने स्थान पे प्रधान रहता है। पहली बात, निरअक्षर है एकाक्षर है, मतलब एक अक्षर पे वो होता है, एकाक्षर कहते हैं उसको। और एक निरअव्यय है, अव्यय इसके नहीं होते हैं, कौन हो जाएगी, अयोगात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें इसकी एक विशेषता और बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये प्रकृति और प्रत्यय और अर्थ तत्व, पहले प्रकृति और प्रत्यय को याद रखिएगा, अयोगात्मक के लिए बता रहे हैं कि जो ये है कि ये प्रकृति और प्रत्यय, और दूसरी बात है अर्थ तत्व और संबंध तत्व। ठीक है, इससे संयोग नहीं रखती है। अब प्रश्न पूछेगा कि कौन सी भाषा है जो प्रकृति और प्रत्यय, अर्थ तत्व और संबंध तत्व से संयोग नहीं रखती, तो भी उत्तर क्या आएगा, अयोगात्मक है। ठीक है, ये चार बातें याद रखिएगा, प्रकृति प्रत्यय, ठीक है, प्रकृति प्रत्यय, अर्थ तत्व और संबंध तत्व से संबंध नहीं रखती है, ये कौन सी भाषा है, तो ये अयोगात्मक भाषा है। ठीक है, किसकी विशेषता है पूछे तो अयोगात्मक की विशेषता है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। दूसरा जो इसका पॉइंट है, स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा। अब यहाँ पूछे जाएगा कि स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा किसकी होगी, तो अयोगात्मक की होगी। ठीक है, जो अयोगात्मक भाषा है उसकी स्वतंत्र क्या होती है, शब्दात्मक भाषा होती है। ठीक, अब एक बात याद रखिएगा कि ऐसे शब्द दिए हैं तो कभी कभी दे देते हैं कि ये किस में आती है ना। जैसे यहाँ इन्होंने दिया है कि चीनी है, तिब्बती है, बर्मी है, सुदामी है, ये किस में आती है, ये अयोगात्मक है या योगात्मक है, पूछ सकते हैं। तो चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी जो है ये अयोगात्मक हैं। इनको आप याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, देखिए जो हम भारत का मैप हम जैसे ऐसे क्रिएट करते हैं ना भारत का, तो आपको याद होगा कि ये वाली एरिया जो रहती है यहाँ वाली, तो इसमें क्या होता है, ये चीन है, मतलब चीन, तिब्बत, ये चीन, तिब्बत, बर्मा आपको इधर ही को मिलते हैं ना, तो तीन तो आपको यहीं मिल रहे हैं, चीन, तिब्बत और बर्मा, है ना। केवल एक क्या आता है, सुदामी होता है। ठीक है, तो चीन, तिब्बत, बर्मा, जो ये तीन के तीन इधर आ जाते हैं, चीन, तिब्बत, बर्मा, और प्लस क्या कहेंगे, चीन, तिब्बत, बर्मा ने क्या किया था, सुदान किया था। किसको, अयोगात्मक होकर के सुदान दिया था। कैसे, अयोगात्मक होकर के। तो अब यहाँ पे हमको एकदम से पूछ ले कि चीनी किस में आती है, तो हमको कहना चीनी कैसी लैंग्वेज है, कैसी भाषा है, तो अयोगात्मक है। तिब्बती कैसी है, तो हमको बोलना है अयोगात्मक है। पूछ दें बर्मी कैसी है, तो हम कहेंगे अयोगात्मक है। सुदानी पढ़ लिया तो सुदानी कैसी है, सुदामी कैसी है, अयोगात्मक है ना। तो ये सारी अयोगात्मक से जुड़ रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे याद करना है। तीनों आपको, आप अगर थोड़ा सा मैप में इसको दिमाग में बिठा लें कि ये कहाँ पे आते हैं, तो सारा ये मैप के ऊपर साइड को आते हैं ना, चीन हो गया, तिब्बत हो गया, बर्मा हो गया, और इसके बाद केवल एक सुदामी बच रहा है। सुदामी को माइंड में बिठाइएगा, और ये सारे क्या करते हैं, अयोगात्मक के अंदर आते हैं। अब
प्रश्न केवल भाषा लैंग्वेज दे देते हैं और पूछते हैं कि योगात्मक है कि योगात्मक है, आपको आएगा कैसे? तो दिमाग में आपको उसको बिठाना ही पड़ेगा कि जो चीन है, हमने पढ़ा था थोड़ा सा मैप किया उसमें कि चीन हो गया, तिब्बत हो गया, बर्मा हो गया, ऊपर वाली साइड में आ रहे थे और इन्होंने सुदान किया था अयोगात्मक ढंग से, है ना, सुदान किया था अयोगात्मक ढंग से। तो चीनी, तिब्बती, वर्मी, सुदामी अयोगात्मक लैंग्वेज हो गई। ठीक, अब जो ये कंप्लीट हो गया हमारा वो हिस्सा जो अयोगात्मक थी। अब दूसरा वर्गीकरण जो हमने आकृति मूलक का भाषा में पढ़ा था उसके वंश वृक्ष में, वो था योगात्मक वाला, है ना। अब यहाँ पे योगात्मक भाषा आ रही है। अब जब जो चीज़ आपने यहाँ इसकी विशेषताएं पढ़ी कि यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रकृति और जो प्रकृति और प्रत्यय है इसमें, और अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है, तो जो चीज़ इसमें नहीं होगा वो योगात्मक में होगा ना, एकदम उसका अपोजिट होगा योगात्मक। ये हम कहीं पर भी पढ़ते हैं, जो एक चीज़ वहाँ नहीं हो रही तो दूसरे में वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो जो चीज़ यहाँ नहीं हो रही है उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो प्रकृति और प्रत्यय में संबंध होता है कहाँ पे, योगात्मक में। अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है कहाँ पे, ये योगात्मक में। ठीक है, और जो यहाँ पे हमने बोला था कि ये स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है, कौन, अयोगात्मक वाला स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। तो जो योगात्मक है वो प्रत्यय प्रधान भाषा है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट ये तीन विशेषताएं हैं और तीनों रटी होनी चाहिए कि अयोगात्मक में क्या था और योगात्मक में क्या था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि इसको दोनों को एक कॉलम बना लीजिए ना, जैसे यहाँ पे आपने अयोगात्मक किया है ना और यहाँ पे योगात्मक किया। आपको एक में कहना है कि इसमें जो अयोगात्मक है इसमें प्रकृति और प्रत्यय है ना, दो चीज़ें कही, इसका संयोग नहीं होता है कह रहे हैं ना। तो इसमें संयोग क्या होता है, नहीं होता है कहा, तो इसमें क्या लिखेंगे, इन सब में संयोग होता है ना। तो योगात्मक में प्रकृति और प्रत्यय का संयोग होता है कहेंगे। अब अगर बात आती है अयोगात्मक में, तो इसमें दो बात कहा है इसमें कि अयोगात्मक में जो अर्थ तत्व है और संबंध तत्व है ना, संबंध तत्व, तो इसमें संबंध संयोग नहीं होता है कहा, यहाँ भी नहीं होता है कहा इन्होंने। तो इसमें ये भी होता है ना, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संबंध कहाँ पे हो रहा है, योगात्मक में हो रहा है कह रहे हैं। ठीक, और अब तीसरी बात इन्होंने क्या बताई, इन्होंने बताई कि ये वाला जो है अयोगात्मक वाला जो है ये स्वतंत्र होता है, इसको क्या कहा, इसका जो है स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है कहा ये वाला, है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा, योगात्मक में हमको क्या करना है कि ये प्रत्यय प्रधान है। ठीक है, तो योगात्मक में प्रत्यय प्रधान है जबकि वो स्वतंत्र शब्दात्मक है। तो अगर हमसे प्रश्न बनेगा कि स्वतंत्र शब्दात्मक कौन है, तो हमको कहना पड़ेगा कि वो अयोगात्मक है। हमसे पूछेंगे कि प्रत्यय प्रधान कौन है, तो तब हमको बताना पड़ेगा कि वो क्या है, योगात्मक है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमने केवल अयोगात्मक और योगात्मक की बातें कर ली कि योगात्मक क्या होता है, अयोगात्मक क्या होता है। अयोगात्मक की हमने भाषाएं देख ली हैं, चीनी है, तिब्बती है, वर्मी है, सुदामी है, ये अयोगात्मक में आती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमने फिर उसके भाग पढ़े थे ना, योगात्मक तो समझ गए, यहाँ तक जो चीज़ अयोगात्मक में नहीं है वो योगात्मक में होती हैं। अब जब इतना समझ गए, अब हमको क्या बात करनी है कि जो योगात्मक के वर्गीकरण हुआ था। अब हमने योगात्मक का जो 3 वर्गीकरण पढ़ा था, एक अश्लिष्ट, एक श्लिष्ट और एक प्रश्लिष्ट, अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि जो अश्लिष्ट होती है, अश्लिष्ट यह प्रत्यय प्रधान होती है ना। वैसे भी योगात्मक है तो योगात्मक के अंदर आ रही है तो वैसे भी प्रत्यय प्रधान है। जो अश्लिष्ट है ये प्रत्यय प्रधान है। और एक बात याद रखेंगे, तुर्की जो लैंग्वेज है वो अश्लिष्ट है। ठीक है, केवल एक भाषा तुर्की के लिए याद रखिएगा, तुर्की किस भाषा में आती है, तो ये अश्लिष्ट भाषा में आती है, इसको याद करके रखना है ना। श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट में नहीं आती है, तुर्की जो है ये अश्लिष्ट में आती है, इसको हमको दिमाग में रखना है। अब जो पूर्व योगात्मक हैं, पहले भी मैंने आपको समझाया, उसको जो पूर्व, मध्य और अंत और पूर्वांत करके दिया है, तो इसका मतलब यही था कि जिसके पूर्व में प्रत्यय का योग होगा, है ना, प्रत्यय प्रकृति जब पूर्व में लगाई जाएगी तो पूर्व योगात्मक कहेंगे। जो प्रत्यय प्रकृति, बस इसी को याद रखना, प्रत्यय हमने पढ़ा है कि योगात्मक सब प्रत्यय से ही चलेंगे, है ना, क्योंकि ये प्रत्यय प्रधान है। तो प्रत्यय प्रकृति पूर्व में लगेगा तो पूर्व योगात्मक, जो प्रत्यय प्रकृति है बीच में लगेगा तो मध्य योगात्मक, प्रत्यय प्रकृति अंत में जुड़ेगा
तो क्या हो जाएगा, मध्य योगात्मक नहीं, अंत्य योगात्मक हो जाएगा। और जब पूर्व और अंत में जुड़ेगा, जो प्रत्यय प्रकृति है, जब पूर्व और अंत में जुड़ेगा तो पूर्वांत योगात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये समझना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि पूर्व मध्य अंत आपको उसमें दिखेगा, तो उसी से अंत में है तो अंत योगात्मक, मध्य में है तो मध्य योगात्मक, पूर्व में है तो पूर्व योगात्मक, और अगर पूर्व और अंत में है तो वहाँ पे पूर्वांत योगात्मक हो जाएगा। अब हमको यहाँ शब्द देंगे, है ना। अब एक एक चीज़ ध्यान से देना, क्योंकि तुर्की एक अलग शब्द है, तो इसको तो आपको याद करना है कि ये असलिष्ट में आ रही है। ठीक है, किस में आ रही है, असलिष्ट में आ रही है ये। ठीक, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है काफिर और जुलू। दो भाषाएं पूछेंगे कि काफिर किस में है और जुलू किस में है ना, ये पूछा जाएगा। तो आपको इसमें अपने हिसाब से इसको वो करना है कि मैंने इसमें प्रत्यय कहाँ पे कर रखा है। हमने कुछ प्रत्ययों को पढ़ा, योगात्मक में ये पढ़ा है कि कुछ प्रत्यय पूर्व में लगते हैं, कुछ प्रत्यय क्या कहते हैं बीच में लगते हैं, कुछ प्रत्यय अंत में लगते हैं, और कुछ प्रत्यय पूर्व और अंत में लगते हैं। तो उनको हम पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना हम समझ लिए। अब हमसे तो केवल यही पूछा जाएगा ना कि जो काफिर है और जो जुलू है ये किस में आता है ना। तो ये तो हमको पता है कि असलिष्ट के अंतर्गत आती है, तो असलिष्ट में भी कहाँ पे आ रही है। अगर वहाँ असलिष्ट दिया है, अगर उसको ये नहीं पूछा गया कि ये पूर्व योगात्मक है, अंत है, मध्य है, ऐसे नहीं पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, इसको आप सीधे असलिष्ट में डाल दीजिए कि असलिष्ट की हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ देते हैं कि काफिर और जुलू किस में आती है, पूर्व योगात्मक में आती है, अंत में आती है, मध्य में आती है, या पूर्वांत में आती है, तो आपको दिमाग में बनाना है ये जो फिर शब्द है, फिर पूरा शब्द है, और लू भी पूरा शब्द है, इसको याद करिएगा। लू और फिर पूरा शब्द है, इसमें हमने पूर्व में प्रत्यय जोड़ दिया, इसमें का जोड़ दिया, इसमें जू जोड़ दिया। तो का और जू, जहाँ पे का और जू लग रहा है तो काजू है ना, तो का लगा फिर हुआ, का के साथ फिर हुआ, तो पूर्व योगात्मक हो गई। फिर में क्या लगा, का लग गया, तो काफिर। ठीक है, शब्द क्या बना, काफिर। तो का इसमें पूर्व में लगाया करके इसको पूर्व योगात्मक करेगा। ठीक है, एक शब्द लू होती है और उस लू में जू लग गया, तो जू भी पूर्व में लगा दिया, तो ये भी क्या हो गई, पूर्व योगात्मक हो गई। तो हमारे दो शब्द पूर्व योगात्मक के क्या हो गए, काफिर और जुलू हो गए। ठीक है, अब इसके बाद एक देखिए, कोई ऐसी ट्रिक है नहीं कि हम याद कर सकते हैं, बस समझ के पढ़ें। तो उसको हम करने में थोड़ा सा ये है कि हम उसको समझ जाएं पेपर के समय, है ना। तो पेपर के वर्क क्रैक करना है, उस हिसाब से ही पढ़ भी रहे हैं। ये नहीं कि इसका अर्थ क्या है, कैसे है, उससे कुछ नहीं करना है, बस ये समझ में आ जाए और हमारा पेपर सही हो जाए, बस उतना हमको ध्यान रखना है। दूसरी लैंग्वेज आ रही है संथाली। ठीक है, अब यहाँ ऐसे याद कर लेना कि संथाली कैसी है। अगर पूछ लिया कि संथाली कैसी है, तो इसमें अभी थाली है ना, एक शब्द थाली को याद कर लीजिए। इसमें हम प्रत्यय के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो वैसे तो प्रत्यय था है, लेकिन याद नहीं रहेगा कि था बीच में है, तो ये मध्य योगात्मक है, हम इसको याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक छोटी सी ट्रिक अगर यहाँ पे बता दूँ, जो हमारे पास थाली होती है ना, थाली, पूरी थाली को देखे, थाली के हमेशा जो बीच में हम मध्य में खाना खाते हैं, ऐसे याद करें। जब थाली है, थाली के किनारे पे नहीं, बीच में हम रख के खाना खाते हैं, तो मध्य में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इस थाली शब्द से पकड़ेगा, जहाँ पे थाली है तो थाली के बीच में खाना खा रहे हैं, तो ये मध्य योगात्मक, मध्य मतलब बीच हो गया, तो मध्य वाला कौन था, मध्य योगात्मक था, तो संथाली मध्य योगात्मक में चली जाएगी। ठीक है, आगे है कन्नड़। ठीक है, अब है कन्नड़। कन्नड़ में देखिए, जो कन्नड़ शब्द है, कन्नड़ में आप देखिए, कन्न एक शब्द है पूरा पूरा, और ये अड़ा जो है ये अंत में लग गया, तो अड़ा इसमें प्रत्यय है, ऐसे याद रखिए। तो अड़ा अंत में लग रहा है, तो ये अंत में लग रहा है ना, अड़ा ड़ जो है अंत में लग रहा है, तो कन्नड़ बन गया। कन्न धन ड़, तो ड़ अंत में प्रत्यय लग रहा है, प्रत्यय प्रकृति अंत में है, तो हम इस अंत की वजह से इसमें क्या याद कर लेंगे कि ये हो जाएगी अंत योगात्मक। ठीक है, कन्नड़ में क्या हो जाएगी, अंत योगात्मक हो जाएगी। अब बच रही है मफोर, एक शब्द बच रहा है मफोर। ठीक है, अब इस मफोर को ध्यान से देखिए, इसमें आपको पूर्व और अंत याद करना है। ठीक है, मफोर है ना, तो म और र इसमें पूर्व और अंत में प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय इसमें पूर्व अंत में है, तो फो को बीच में छोड़ देंगे और र और माँ को गोले लगा देंगे, तो पूर्व और अंत में दो गोले लग गए, तो ये क्या हो गया, ये पूर्वांत हो गया। ठीक है, मफोर एक ऐसा वर्ड है जो पूर्वांत मतलब पूर्व और अंत में लग रहा है, तो ये पूर्वांत योगात्मक शब्द हो गया। ठीक है, पूर्वांत योगात्मक में आ जाएगा। और अगर ये सारी शब्द पूछें, अगर वहाँ पे बाय द वे यहाँ पे मध्य पूर्व अंत करके ना दें, तो सीधे सीधे सारे शब्द किसके अंदर आएंगे, असलिष्ट
लिस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो तुर्की हो गया, काफिर हो गया, जुलू हो गया, संथाली हो गया, कन्नड़ हो गया, मफूर हो गया, ये सारे असलिस्ट के ही हैं। बस असलिस्ट के जब इन्होंने वर्गीकरण कर दिया कि पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। अब आपके दिमाग में ऐसे ही सोचिए थोड़ा सा, हमने क्या पढ़ा था कि एक शब्द पढ़ा था फिर, और एक पढ़ा था हमने लू, है ना। तो इसमें हमने का लगाया था, पहले जोड़ दिया, और फिर इसमें हमने जू लगाया था तो जू पहले जोड़ दिया। तो ये पूर्व, काफिर और जूलू दो शब्द बन गए। पहले पहले हमने गोले कर दिए इसमें, तो ये दोनों पहले गोले कर रखे हैं, तो ये कहाँ पे आएंगे, पूर्व योगात्मक में आ जाएंगे। ठीक है, एक क्लियर हुआ। अब दूसरी में हमने पढ़ी थी, एक संथाली शब्द पढ़ा था, है ना। दूसरा हमने एक संथाली पढ़ा था। शब्दों को तो याद रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे थाली को पूरा गोल किया और कहा था कि बीच में हमने इसमें खाना खाया था, तो ये बीच यानी कि थाली शब्द आ गया, थाली के बीच में खाना खाते हैं, तो मध्य योगात्मक के अंदर चली गई। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो शब्द पढ़ा था, हमने पढ़ा था कन्नड़, है ना। फिर एक हमने पढ़ा था कन्नड़ शब्द, और इस कन्नड़ में हमने ढ़ को गोला कर रखा था, तो ढ़ गोला हुआ तो अंत में गोला हो रहा है, तो यानी कि अंत योगात्मक ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा अंत में, जो चौथा पढ़ रहे थे उसको पढ़ रहे थे मफोर। अब आपको मफोर दिया है, इतने अच्छे से आराम से आप र को गोला कर दीजिए, म को गोला कर दीजिए, यानी कि पहले गोला लगा दिया, अंत में गोला लगा दिया मफोर में, तो पूर्वांत योगात्मक ही हो जाएगा। पूर्व में गोला पूर्व और अंत में गोला अंत, तो पूर्वांत हो गया। पूर्वांत योगात्मक के अंदर मफोर हमारी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हमने सारे शब्द और प्रश्न इन्हीं से बनते हैं, लैंग्वेज से। जो तुर्की दिया है, तुर्की कैसा है, बस तुर्की याद रखिएगा, तुर्की असलिस्ट के अंदर आएगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारी जो असलिस्ट है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब जो है, अब हमारे पास स्लिस्ट है। ठीक है, स्लिस्ट में हमको क्या पढ़ना है, स्लिस्ट को हमने पढ़ा था कि स्लिस्ट दो भागों में हमारे पास आती है, एक अंतर्मुखी रूप में और एक बहिर्मुखी रूप में। ठीक है, एक अंतर्मुखी से होती है और एक बहिर्मुखी से बंटती है। उस अंतर्मुखी के भी दो भाग हो जाते हैं, एक संयोगात्मक और एक वियोगात्मक, और उसी जो बहिर्मुखी वाली होती है उसके भी दो भाग हो जाते हैं, एक संयोगात्मक और एक योगात्मक। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है कि ये कैसे है। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं श्लिष्ट क्या होती है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। हम उसको कह ही रहे हैं कि वो शिष्ट है। जो शिष्ट लोग होंगे जिसको हम श्लिष्ट कह रहे हैं, यानी कि शब्द क्या है, श्लिष्ट है। और जो श्लिष्ट को अगर शिष्ट के साथ जोड़ते हैं, जो शिष्ट पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकृति और जो प्रत्यय होता है उसके साथ क्या है, घनिष्ठता से मिले होते हैं। आपने देखा होगा ना, जो सभ्य मनुष्यों को देखा है या शिष्ट लोगों को देखा है, तो उनको कितनी भी कष्ट या परेशानी हो जाती है तो वो ऐसा नहीं जताते कि उनको दिक्कत हो रही है, वो उसी माहौल में मतलब घुल मिल जाते हैं। तो यही हाथ श्लिष्ट का भी है कि ये जैसी भी प्रकृति और प्रत्यय होता है उसमें घनिष्ठता से क्या होते हैं, मिले रहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बन जाए कि प्रकृति और प्रत्यय किसमें घनिष्ठता से, ये घनिष्ठता शब्द को ध्यान रखिएगा कि घनिष्ठता से मिले रहते हैं, तो घनिष्ठता शब्द आएगा, तो शिष्ट जन करके श्लिष्ट को याद रखिएगा। ठीक है, तो शिष्ट जन हर जगह में कोई भी कंडीशन आती है तो अच्छी तरह से रहते हैं, घनिष्ठता से उसी माहौल में मिल जाते हैं, तो ये श्लिष्ट का हो जाएगा। ठीक है, अब श्लिष्ट में जो अंतर्मुखी है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो अंतर्मुखी है, प्रकृति और प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, जो अंतर्मुखी है, हमारा अंतर्मुख अंदर की तरफ होता है ना, तो बीच में हमारे मन में घूम रहा है। अब मन हमारे बीच में है अगर के याद कर लीजिए, तो अंतर्मुखी मतलब बीच में घुल रहा है, और बहिर्मुखी क्या हो रहा है, ये अंत या बाद में लगते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अंतर्मुखी बीच में, ठीक है, जहाँ बात हर जगह प्रकृति और प्रत्यय की हो रही है, तो प्रकृति और प्रत्यय उसमें भी रहा था, अश्लिष्ट वाले में भी, और प्रकृति और प्रत्यय हमारे श्लिष्ट वाले में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रकृति प्रत्यय है जब घनिष्ठता के साथ मिला रहता है तो ये श्लिष्ट की डेफिनेशन हो गई पहले तो। फिर अगर ये पूछते हैं कि जो प्रकृति और प्रत्यय है वो बीच में घुले रहते हैं, बीच में आप मनुष्य को क्रिएट करिए और उसके हृदय को याद करिए, वो बीच में होता है ना, तो बीच में घुले रहते हैं, तो अंतर्मुख की तरफ, तो अंतर्मुखी की डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। जो अंदर की बात होती है हमारे हृदय में होती है, हृदय बीच में होता है, तो जहाँ पे प्रकृति प्रत्यय बीच में घुला रहेगा वो अंतर्मुखी हो जाएगा, और जहाँ पे प्रकृति और प्रत्यय अंत में होगा या बाद में लगेगा वो बहिर्मुखी होगा ना। बाहर को मुख है तो बाहर अंत में ही तो लगेगा, बाहर होगा, है ना, तो अंतर्मुखी होगा या बाद में लगेगा तो वो बहिर्मुखी की विशेषता होगी। अब इसमें जो अंतर्मुखी है उसमें क्या कह रहे हैं, दो भाग जो पड़े हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक, उसको अब ध्यान देना है। संयोगात्मक क्या है, जो संयोग होगा, जैसे हम लोग अभी कारक चिन्हों में भी पढ़ते हैं ना कि संस्कृत में कारक चिन्ह अलग से नहीं लगता, जुड़ा होता है, तो जहाँ कोई चीज़ें उसमें जुड़ी रहती हैं तो संयोगात्मक होती है, और जहाँ अलग हो जाती है
जब कारक चिन्ह अलग हो जाता है या वो, तो उसको हम वियोगात्मक कहते हैं। मतलब वियोग का अर्थ क्या है, दूर होना ना। आप किसी में भी लीजिए, किसी से वियोग कब होता है, जब दूर होती हैं चीज़ें, और संयोग कब होता है, जब चीज़ें हमारे पास जुड़ी रहती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। संयोगात्मक वहाँ पे है जहाँ पे अलग से प्रत्यय नहीं लगेगा। यहाँ पे कारक की नहीं, प्रत्यय की बात हो रही है। प्रत्यय मतलब जुड़ा होगा। जब इसमें प्रत्यय जुड़ा होगा तो वो संयोगात्मक होगी, और प्रत्यय अगर अलग से लग रहा है तो वो वियोगात्मक होगी। ठीक है, प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा तो संयोगात्मक, प्रत्यय मतलब नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाएगा का मतलब प्रत्यय उसी से जुड़ा होगा, यानी कि संयोगात्मक है वो। ठीक है, तो अरबी इसमें ऐसी लैंग्वेज है जो संयोगात्मक है। ठीक है, संयोगात्मक है, इसमें हमको प्रत्यय अलग से नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि प्रत्यय इसमें जुड़ा रहता है, संयोग हुआ रहता है प्रत्यय का। तो ऐसी लैंग्वेज अरबी होगी। अब ये अंतर्मुखी के अंदर है, या ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात है हिब्रू। हिब्रू जो है ये क्या होता है, इसमें हमको प्रत्यय बाद में मतलब अलग से लगाना पड़ता है, यानी कि वियोग वाला होता है ये। ठीक है, तो इसमें हमको अलग से प्रत्यय लगाना पड़ता है, तो ये वियोग में आ जाएगी, वियोगात्मक होगी, ये हिब्रू होगी। तो दो लैंग्वेज हमको पकड़ना है, अरबी और हिब्रू को। अरबी में संयोग होगा और हिब्रू में प्रत्यय का वो होगा, बिछो होगा, दूर होगा वो। तो ऐसे ही अब बहिर्मुखी को पकड़ लीजिए। बहिर्मुखी में भी वही चीज़ होगी, यहाँ भी एक संयोग होगा प्रत्यय का और एक में वियोग होगा। लेकिन बहिर्मुखी में जो संयोगात्मक हैं वहाँ पे प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होगा, जैसे वहाँ भी जुड़ रहा था अंतर्मुखी में, और दोनों की डेफिनेशन सेम होगी, है ना। संयोग का मतलब जुड़ा रहेगा और वियोग का मतलब बिछुड़ा होगा, यानी कि दूर होगा। तो बात को समझिएगा, जुड़ और बिछुड़ कौन रहा है, प्रत्यय। जहाँ प्रत्यय जुड़ा होगा वो संयोगात्मक, और जहाँ प्रत्यय अलग होगा, अलग से लिखा जाएगा, तो वो वियोगात्मक होगी। बस आपको याद रखना कि हिब्रू, अरबी और जो हम हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसमें अंतर्मुखी कौन है, बहिर्मुखी कौन है, प्रश्न यहाँ फंसता है ना। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में जो अंतर्मुखी है उसमें दो ही शब्द हैं, संयोगात्मक में अरबी है और वियोगात्मक में हिब्रू है। केवल दो लेकर के अंतर्मुखी वाले को, अंतर्मुख बहुत कम हो पाता है, बाहर वाला ज़्यादा होता है, तो बाहर वाले में हिंदी, संस्कृत ये सब आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये वाला है ना अंतर्मुखी वाला, अंतर्मुखी में दो ही लैंग्वेज आते हैं, एक अरबी आती है और एक हिब्रू आती है। अरबी जो है वो क्या होती है, वो संयोगात्मक में आ जाती है, और जो हिब्रू है ये वियोगात्मक में आ जाती है। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अरबी एक सब्जी भी होती है ना। अरबी क्या होती है, एक सब्जी भी होती है, और सब्जी थोड़ा गंदी लगती है ना, चिपचिपी सी। तो वो क्या होता है, जब हम संयोग करके पूरे परिवार का संयोग करते हैं तो खाने में निपट जाती है जैसे तैसे, तो संयोगात्मक होती है। जब उसको बांट के खाएं आपस में, सब संयोग करके खा लेते हैं, तो वो निपट भी जाती है, तो अरबी संयोगात्मक है। हिब्रू क्या है, हिब्रू मतलब हिब्रू में ब आ रहा है तो ब से वियोगात्मक है, ऐसे इसको याद कर लेना। लेकिन दोनों अरबी और हिब्रू अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं, श्लिष्ट में अंतर्मुखी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत की। और संस्कृत आपने हिंदी में भी पढ़ाई है कि संस्कृत संयोगात्मक है, 100 से संस्कृत और 100 से संयोगात्मक, ये संयोगात्मक में चली जाती है। ठीक है, अब वियोग में क्या क्या जा रही है, देखिए। संस्कृत से जब हम देखते हैं कि जो ये होती है ना, संस्कृत से हिंदी निकली हुई होती है, तो हिंदी हो गई, और हिंदी या संस्कृत की बहन शायद बांग्ला कही जाती है, तो हिंदी के साथ बांग्ला आ जाएगा, और बीच में इनके अंग्रेजी भी टूट पड़ी थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमको देखना है कि हिंदी हो गई और बांग्ला हो गई। कहीं ना कहीं हिंदी और बांग्ला हमारे संस्कृत से जुड़ती है, और जो हिंदी है ये जननी कही जाती है, मतलब संस्कृत इसकी जननी कही जाती है, और जो बांग्ला है शायद वो बहन या कुछ इसको कहते हैं संस्कृत की। तो आप ऐसे जानते रहिए कि दो लैंग्वेज आपकी संस्कृत से ही बाहर आई हैं जिनमें वियोगात्मक है, एक हिंदी है और एक बांग्ला है। और जो बाद में अंग्रेजी आ रही है, जो अंग्रेजी चलन में आई, वो भी क्या है, वियोगात्मक है। तो एक भाषा केवल हमारे पास आ रही है जो बहिर्मुखी के अंतर्गत, बहिर्मुखी के अंदर संयोगात्मक है, तो वो संस्कृत है। बहिर्मुखी संयोगात्मक संस्कृत, ठीक है। और जो बहिर्मुखी में वियोगात्मक है वो हमारी हिंदी बांग्ला हो गई, और साथ में अंग्रेजी आ गई। अब यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं, पूछा जाता है कि संस्कृत कैसी भाषा है। तो हमको संस्कृत अगर सिंपली पूछे तो यही पूछेगा कि संस्कृत कैसी भाषा के अंदर आता है, तो हमको संयोगात्मक कहना है।
ठीक है। और अगर पूछे हिंदी किस में आती है तो हिंदी हमको वियोगात्मक में याद करनी है। अंग्रेजी किस में आती है पूछा तो अंग्रेजी भी वियोगात्मक में आती है। फिर हमसे पूछ लिया बांग्ला किस में आती है तो हम कहेंगे बांग्ला भी वियोगात्मक में आती है। पूछेंगे हिब्रू किस में आता है तो हमने कहा कि हिब्रू में ब्रू आ रहा है तो वियोगात्मक में है। अब पूछे अरबी किस में है तो हमको याद करना है कि अरबी क्या कहते हैं, ये संयोगात्मक है। अगर खाली संयोग और वियोग तक रहे तो हमको ये बता देना है। अब प्रश्न आ रहा है कि अरबी भी संयोगात्मक है, संस्कृत भी संयोगात्मक है, तो कैसे में है। तब आपको ये बात याद रखनी है कि जो अरबी है ये अंतर्मुखी की संयोगात्मक है और जो संस्कृत है वो बहिर्मुखी की संयोगात्मक है। ठीक है, ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास दो संयोगात्मक केवल भाषाएं यहाँ पे दिखने को आ रही हैं, एक संस्कृत और एक अरबी। लेकिन इसमें अंतर इतना ही है कि जो अरबी है अ से अरबी और ये अंतर्मुखी है। ठीक है, और जो दूसरी संस्कृत है ये संयोगात्मक तो ये भी है लेकिन ये बहिर्मुखी के अंदर है। ठीक है, तो दो दो भाग हुए थे, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी, तो उसी में हमारे इसलिए संयोगात्मक और वियोगात्मक हमको अलग अलग दे रखे हैं। तो अब हमको केवल ये जो नाम है भाषा का एक बार अच्छे से इसको देखिएगा। ये अरबी है, ठीक है, अरबी है तो इसको आपको अरबी को ये अ से पकड़ लेना है। ये क्या है, अंतर्मुखी है। ठीक है, ये अंतर्मुखी हो गई। ठीक है, ये अंतर्मुखी हो गई। और उसके साथ साथ आपको क्या बोलना है कि अंतर्मुखी के साथ साथ जो अरबी है ये क्या है, संयोगात्मक है ना। अरबी की सब्जी को हम जब संयोग से खाएंगे तो ये निपट जाएगी हमारे, तो ये संयोगात्मक में आ जाती है। और ऐसे ही दूसरी लैंग्वेज हमारे पास संस्कृत आ रही है। ठीक है, संस्कृत आपने पढ़ा ही होगा, संयोग, ये भी संयोगात्मक है लेकिन ये याद रखना है कि ये बहिर्मुखी के अंदर आ रही है। ठीक है, ये बहिर्मुखी में आती है। तो इतना हमारा केवल संयोगात्मक में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वाला हो गया। अब जो हमारा वियोगात्मक के अंदर आ रही है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब वियोग में क्या है, अंग्रेजी हमारी वियोगात्मक में है। ठीक है, और क्या कहते हैं हमारी दूसरी लैंग्वेज जो है हिंदी हमारी वियोगात्मक में हो गई। ठीक है, और तीसरी लैंग्वेज जो हमारी है वो हो गई अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला। ठीक, ये बांग्ला हो गई, ये हमारी वियोगात्मक है। और एक भाषा यहाँ पे और याद कर लीजिए, एक है हिब्रू, है ना, ये भी आपकी वियोगात्मक में है। अब आपको ये तीन को याद करना है। ये तो बहिर्मुखी में थे, यानी कि वियोगात्मक किस में थे, ये बहिर्मुखी में थे। ठीक है, और जो ये हिब्रू आती है इसके आगे यहाँ पे ब्रू, हिब्रू लग रहा है ना, ये भी वियोगात्मक में है लेकिन ये किस में आ जाएगी, अंतर्मुखी में आती है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, ऐसे हमको इसको याद रख लेना है। तो अब उम्मीद करती हूँ ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, हिब्रू वियोगात्मक, उसमें केवल जो हिब्रू है वो अंतर्मुखी है और जो बचेंगी वो सब बहिर्मुखी के अंदर आ जाएंगी। अब बच रही है जो लास्ट वाला हमने पहले अश्लिष्ट पढ़ा, श्लिष्ट पढ़ा, दोनों अश्लिष्ट श्लिष्ट का काम हो गया। अब बच रही है प्रश्लिष्ट। ठीक है, जो प्रश्लिष्ट वाला भाग पढ़ा था उसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रश्लिष्ट होती है ये समास प्रधान होती है। ऊपर तक हमने जितने भी पढ़े थे दोनों, चाहे वो अश्लिष्ट हो चाहे प्रश्लिष्ट हो, अश्लिष्ट हो और श्लिष्ट हो, ये प्रत्यय प्रधान थे, है ना। लेकिन केवल एक प्रश्लिष्ट है जो समास प्रधान है। ये ध्यान रखना इसको ध्यान रखना है कि कौन समास प्रधान है, तो प्रश्लिष्ट जो है समास प्रधान है। ठीक है, और जो पूर्ण रूप से प्रश्लिष्ट है, तो प्रश्लिष्ट आ रहा है तो पूर्ण समास प्रधान है, उसमें समास पूरी तरीके से है। और जो आंशिक प्रश्लिष्ट है उसमें अंशतः समास है, समास है लेकिन थोड़ा बहुत है। ठीक है, अब ये देखिए चेरोफी, चेरोफी क्या किस में आएगा, पूर्णतः समास प्रधान में आएगा और ये प्रश्लिष्ट का है। ठीक है, अब चेरोफी किस में आती है हमसे पूछे तो हम प्रश्लिष्ट में कहेंगे। अगर ऐसे पूछें कि इसमें भी कैसे है तो पूर्ण समास वाले में आती है। कैसे आती है तो इसको एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेना कि ये जो इसमें चेरोफी में चोर जैसा दिख रहा है ना, चोर जो है पूर्ण सामान लेके भाग गया, ऐसे याद कर सकते हैं। तो और ले गया था तो क्या कर गया, केवल बॉक्स छोड़ गया। बॉक्स मतलब बास्क हो गया, है ना। जो चोर है, एक चोर को क्रिएट करिए, चोर जो है पूर्ण सामान लेके भाग गया, तो पूर्ण सामान का मतलब हो गया पूर्ण समास है ये। ठीक है, और चोर मतलब चेरोफी, तो चोर पूर्ण सामान लेके भाग गया, इसका मतलब है कि चोर ने क्या किया, पूरा सामान लिया तो पूर्ण समास हो गया है, पूर्ण समास प्रधान हो गया। लेकिन वो बॉक्स छोड़ गया, आप कहते हैं, तो बॉक्स छोड़ गया यानी कि अंशतः छोड़ गया है ना, तो इसमें अंशतः समास है बास्क में।
बॉक्स बॉक्स छोड़ गया का मतलब क्या हो गया कि बास्क जो भाषा है वो किस में आएगी, अंशतः समास में आ जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण सामान से पूर्ण समास याद कर लेना। और छोड़ गया है, क्या छोड़ गया, बाक्स, मतलब सारा सामान जो ले गया तो बक्सा क्या है, अंशतः ही तो हो गया, एक छोटा सा अंश छूट गया उसका, तो जो बास्क भाषा बचेगी वो क्या हो जाएगी, अंशतः हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न लिस्ट में 2 ही आते हैं, एक चेरोपी है और एक बास्क है। चेरोपी पूर्ण समास होगी और जो बास्क है वो क्या हो जाएगी, बास्क अंशतः समास हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा है इसको देखेंगे। पारिवारिक, एक वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब पारिवारिक वर्गीकरण है। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रम, कुलात्मक, ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये ऐसे ही समझ में आ रहा है, वंश है तो परिवार से जुड़ता है, वंशानुक्रम है वो भी परिवार से जुड़ता है, कुल कहते हैं कुल भी परिवार से जुड़ता है। अब ऐतिहासिक वर्गीकरण है, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा मौर्य वंश है या मुगल वंश है, जो भी है उसमें वंश 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 पढ़ते हैं, यानी कि ऐतिहासिक वर्गीकरण भी किसको कहते हैं, पारिवारिक वर्गीकरण को कहते हैं। ठीक है, इतिहास से भी जो जुड़ा है वो पारिवारिक वर्गीकरण जुड़ता है। मुगलों का परिवार जुड़ा है तो मुगल वंश हो गया, ऐसे याद कर लीजिए, है ना। तो ऐतिहासिक अगर वर्गीकरण कहता है तो ये भी किस में हो जाएगा, पारिवारिक वर्गीकरण में हो जाएगा। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, आकृति में रचना प्लस रूप पढ़ा था। ठीक है, रचना प्लस रूप पढ़ा था। तो जब दोनों रचना और रूप का ध्यान होता है तो वो आकृति मूलक होती है। लेकिन यहाँ पे रचना तो सेम रहेगी, लेकिन इसके साथ परिवार चलाने के लिए हमको अर्थ भी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, जब रचना के साथ अर्थ आ जाएगा, अर्थ को आप यहाँ पे शब्द के अर्थ के लिए ना लेकर के, मतलब मूल अर्थ को छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक परिवार को पालने के लिए हमको रचना मतलब कार्य भी करना पड़ता है और उसके साथ अर्थ मतलब पैसा भी कमाना पड़ता है। ऐसे इसको दिमाग में बिठाना तो पारिवारिक विश्लेषण की विशेषता हो जाएगी ये। ठीक है, तो ऐसे अगर इसको दिमाग में रखेंगे तो ये चीज़ याद रहेगी। तो पारिवारिक वर्गीकरण में क्या 2 चीज़ें चाहिए, रचना और अर्थ चाहिए, और आकृति मूलक के लिए क्या चाहिए, रचना और रूप चाहिए। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखिए। आगे कह रहे हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्नलिखित हैं। ठीक है, अच्छा ऊपर छूट गया है, पारिवारिक वर्गीकरण में इतिहास को भी आधार बना गया। जैसे मैंने आपसे कहा था कोई भी वंश या वो हो तो इतिहास के अकॉर्डिंग भी हम उसको कर सकते हैं। तो इतिहास का आधार भी किस में जुड़ेगा, परिवार से जुड़ेगा। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए मुख्यतः आधार निम्नलिखित हैं। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता होती है। ये 6 चीज़ें हमको आधार के रूप में काम आती हैं किसके, पारिवारिक वर्गीकरण में। अब अगर यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण के आधार के रूप में कौन है या कौन नहीं है, हो सकता है एक कोई नया भी डाल दे इनमें से, तो ये सारे शब्द याद रखने के लिए आपको एक बात याद रखनी है। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं ना, कुछ चीज़ें छूटी हैं लेकिन मोटा मोटा हम कवर कर ले जाएंगे उसको। तो जब हम एक वाक्य क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ध्वनि होनी चाहिए, है ना। जब ध्वनि होगी तो ध्वनि से क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, है ना। मतलब वर्ण इसमें छूटा है, वर्ण को छोड़ भी देते हो तो भी आप धीरे धीरे देखिए एक वाक्य में जो जो चीज़ें चाहिए वो इसमें मिल रही हैं हमको, है ना। तो पहले हम कहते हैं कि वाक्य बनाने के लिए ध्वनि होनी चाहिए, ध्वनि के बाद हम वर्ण कहते हैं, वर्ण इसमें नहीं लिया गया है, ठीक है, लेकिन शब्द लिया गया है। शब्द होना चाहिए कह रहे हैं, शब्द के बाद इसमें क्या होना चाहिए कह रहे हैं, शब्द के बाद जो दूसरी तीसरी स्टेज आती है वो पद की आती है, तो पद रचना इसमें होनी चाहिए कह रहे हैं, तीसरा हो गया। अब पद अगर दे दिया तो पद से फिर वाक्य बनाया जाएगा, तो वाक्य होना चाहिए कह रहे हैं, तो वाक्य रचना हो गई, 3 हो गया। अब एक वाक्य को क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपने ध्वनि लिया, शब्द लिया, पद लिया, फिर वाक्य ले लिया, है ना। अब जब वाक्य बन गया तो वाक्य के बाद इसका अर्थ निकालेंगे, है ना। वाक्य पूरा वाक्य बनेगा तभी तो अर्थ समझ में आएगा, तो फिर इसका क्या कहते हैं, अर्थ निकालेंगे। और जब अर्थ निकल जाएगा तो हमको सबके साथ क्या होगा, उसके स्थानिक समीपता पता चल जाएगी, है ना। जब हम किसी सेंटेंस का अर्थ जान जाएंगे तो हमको उसके बारे में स्थानिक पता पूरा चल जाएगा। तो ये जो 6 शब्द मैंने पढ़े, ध्वनि, शब्द, अर्थ, पद, वाक्य और स्थानिक समीपता, ये किसके हो गए कह रहे हैं, ये पारिवारिक वर्गीकरण के लिए आधार हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। अब जो विश्व के हमने पहले 2 भाग में उसको बांटे थे ना, जब हमने आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक ऐसे करके बांटा, लेकिन जो विद्वानों ने बांटा कह रहे हैं तो उसमें काफ़ी मतभेद हैं, अलग अलग विद्वान हुए हैं तो सबके अलग अलग मत हैं। लेकिन हमको 2 नाम याद करने हैं, एक हम्बोल्ट का और एक भोलानाथ तिवारी का। ठीक है, इन्होंने क्या मानी कह रहे हैं, पारिवारिक जो
संख्या है परिवारों की, भाषा परिवारों की जो संख्या है, एक हम्बोल्ट का नाम आ रहा है और एक भोलानाथ तिवारी का नाम आ रहा है। इन दोनों ने 13 मानी है, ठीक है। और एक फिर आ जाते हैं दूसरे नंबर पे फ्रीडिस म्यूलर आ जाते हैं। तो छोटा नाम याद कर लिए, म्यूलर ने कितनी मानी है? म्यूलर ने भाषा परिवार 100 मान रखे हैं, ठीक है। लेकिन निर्विवाद रूप में जब इस तरह से देखा गया कि 100 भाषा परिवार हैं या 13 भाषा परिवार हैं, तो इस पर फिर एक निर्णय निकाला गया। तो जो निर्णायक हुआ तो वो ये कहा गया कि 4 भौगोलिक क्षेत्र जानते ही हैं, जैसे हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हैं ना, तो 4 दिशाएं कहते हैं, ऐसे 4 भौगोलिक क्षेत्र को निर्धारित कर दिया गया और उन भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर 18 भाषाओं को फिर मान्यता दी गई है, ठीक है। तो निर्विवाद रूप में हमने क्या किया, जो 18 भाषा परिवार हैं उनको यहाँ पे दे दिया। अब अगर हमसे पूछे कि हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट ने कितना माना है, तो हम 13 कहेंगे। भोलानाथ ने कितना माना है आएगा, तो 13 कहेंगे, ठीक है। और पूछे कि क्या कहते हैं सर्वमान्य क्या है ना, सर्वमान्य क्या है, तो हम 18 कहेंगे। अब ये जो 18 हैं इसको किसके आधार पर माना है, तो 4 भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर माना है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों को आधार बना करके इसको कितने भागों में बांटा गया है, 18 भाषा परिवारों के उसमें बांटा गया है। तो पारिवारिक वर्गीकरण में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि किसने 13 परिवार को 13 उसमें बांटा है, तो भोलानाथ तिवारी और हम्बोल्ट ने। और कौन था जिसने 100 में माना है, तो ये म्यूलर हैं, ठीक है। और सर्वमान्य क्या वो है, तो सर्वमान्य ये है कि 18 भाषा परिवार होते हैं। तो ये 18 भाषा परिवारों को किस में रखा गया है, तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है। अब 4 भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, देखिए एक मोटा मोटा याद कर लीजिए। एक हमने भारोपी पढ़ा है ना, सॉरी एक यूरेशिया पढ़ा है, सॉरी ये भारोपी उसके अंदर आएगा, है ना। एक यूरेशिया पढ़ते हैं और एक इसमें क्या आएगा, इसमें यूरोप और एशिया वाला भौगोलिक खंड आ गया। एक हम पढ़ते हैं, इसके बाद अफ्रीका एक पढ़ते हैं, है ना, एक अफ्रीका आ जाता है। और एक आ जाता है, एक प्रशांत महासागर को लेके आ जाता है, प्रशांत महासागर वाले भाग को लेकर के, उस भौगोलिक क्षेत्र को लेके आ जाता है। और एक आता है लास्ट में अमेरिका को लेकर के, ठीक है, अमेरिका को लेकर के। तो ये 4 भौगोलिक क्षेत्र हमारे बांटे गए हैं, इसको हमको याद रखना है ना, यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर वाला भाग और अमेरिका। तो जब ये 4 भाग इन्होंने ले लिए हैं, तो इन 4 भाग परिवारों में कितने दिए हैं कह रहे हैं, तो इसमें 18 भाषाओं को रखा गया है, ठीक है, 18 भाषा परिवारों को रखा गया है। अब देखिए इनकी जो 18, बस इतना आज देख लेते हैं, कल फिर भौगोलिक परिवार भारोपी परिवारों को देखेंगे। तो यहाँ पे जो भौगोलिक क्षेत्र है मैं पहले बता चुकी हूँ। पहले देखिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए यूरोप और एशिया एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया, अफ्रीका भूखंड दूसरा हो गया, प्रशांत महासागरीय भूखंड तीसरा हो गया और अमेरिका भूखंड, ये 4 भौगोलिक क्षेत्र में इन्होंने बांट रखा है। अब जो यूरेशिया है इसके अंदर इन्होंने 10 भाषा परिवारों को रखा है, ठीक है। और फिर जो ये अफ्रीका भूखंड है इसके अंदर इन्होंने 3 को रखा है, 3 भाषा परिवारों को। प्रशांत के अंदर इन्होंने 4 को रखा है और अमेरिका भूखंड के अंदर इन्होंने 1 को रखा है। अब काउंट कर लीजिए, टोटल संख्या कितनी आ गई, 18 आ गई, है ना। तो 10 3 13 4 कितना हुआ, 18 हो गया ना, 10 3 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। 18 भाषा परिवार आपके ऐसे बढ़ जाते हैं। 4 भौगोलिक क्षेत्र बनाए, एक में 10 भाषा परिवार रखा, एक में 3 रखा है, एक में 4 रखा है, एक में 1 रखा और एक में 18 रखा है। 10 वाले को आप छोड़ दीजिए, है ना। जब भाषा परिवार पूछे तो मत याद करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उसमें खुद ही अनुमान लगाएंगे तो सही हो जाएगा। बस इसको पढ़ लीजिए, जो 1 है ये अपने नाम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही ये वाला मिल जाता है, तो इसको याद करना कठिन नहीं है। तो इसके अंदर अमेरिका परिवार ही आता है ना, तो इसका भौगोलिक खंड भी अमेरिकी भूखंड के नाम से बटा है और इसमें अमेरिका को ही परिवार को रखा हुआ है, तो ये याद करना कठिन नहीं है, उसी के नाम से मिल रहा है। इसमें अकेला अमेरिका आ जाता है, ठीक। अब जो ये वाला है अफ्रीका वाला, जो अफ्रीका भूखंड है इसके अंदर 3 आ रहा है ना। तो इसमें आप एक छोटी सी ट्रिक याद करिएगा, इसमें आप ऐसे करिए ना, होते होते, जैसे होते होते होता है ना, होते होते बंतु एक लड़का है करके याद करिए। होते होते बंतु ने सुदान कर दिया, सुदान कहते हैं ना, एक अच्छा दान कर दिया, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे कि सुदान कर दिया, सुदान कहते हैं ना, अच्छा दान कर दिया किसको, अफ्रीका को,
ठीक है, अफ्रीका को। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। होते होते बंतू ने सुदान कर दिया अफ्रीका को। तो मतलब एक एक शब्द करोगे तो वो फिर वहाँ पे डिस्टर्ब करेगा। तो होते होते से यहाँ पे क्या हो जाएगा, होते तौंत बुस्मैनी परिवार हो जाएगा, बंतू से बंतू परिवार होगा, सुदान से सुदानी परिवार होगा, और ये 3 भाषाएं किसके अंदर आ गई, अफ्रीका के अंदर आ गई। तो होते होते बंतू ने क्या कर दिया, सुदान कर दिया अफ्रीका को। तो 3 हमने ऐसे याद कर ली। ठीक है, अब क्या है, अब जो प्रशांत महासागर वाला बच रहा है, इसको आपको याद करना है। प्रशांत महासागर के अंदर 4 भाषा आती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है ना, तो क्या होता है, प्रशांत किसी बच्चे का नाम भी तो होता है ना। हम कहते हैं कि प्रशांत नाम का बच्चा है। तो प्रशांत जो हो रहा था, इससे क्या हुआ था, कोई पाप हो गया था। ऐसे याद कर लेगा कि प्रशांत से जब कोई पाप हो गया था ना, तो ये मलय की तरह, मलय कहते हैं ना हवा को, तो ये मलय की तरह ऐसा भागा कि ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व पहुंच गया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से कहाँ पहुंच गया था, दक्षिण पूर्व पहुंच गया। ये याद करिएगा, अच्छी सी ट्रिक है कि प्रशांत से कोई ऐसा पाप हो गया था कि वो मलय की तरह इतनी तेज भागा कि ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व पहुंच गया था। तो प्रशांत से प्रशांत भूखंड के अंदर आ गए, पाप से पापुई परिवार आ गया, मलय से मलय पोलिनेशियाई परिवार आ गया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन परिवार आ गया, और दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार आ गया। ठीक है, तो हमने 1 को कर लिया, अमेरिका में अमेरिका चला गया, और 2 में होते होते बंतों ने सुदान कर दिया अफ्रीका को। अफ्रीका से जुड़ रहा है तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अफ्रीका वाला जो भूखंड है उसके अंदर आ गया, और बंतू से बंतू परिवार हो गया, बंतू से फिर इसके होते होते से होते तौंत बुस्मैनी परिवार हो गया, और सुदान करा से सुदानी परिवार हो गया। ठीक है, ये अफ्रीका के साथ चला गया। अब प्रशांत से पढ़ रहे हैं तो प्रशांत भूखंड के अंदर हम प्रशांत को ही जोड़ लेते हैं। प्रशांत कार का एक बच्चा था, कुछ पाप किया उसने, तो पाप के भय से वो क्या हुआ, वो मलय की तरह भागा। मलय कहते हैं हवा को ना, तो मलय की तरह इतना तेज भागा कि ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व पहुंच गया था। तो प्रशांत से प्रशांत भूखंड हो गया। पाप से पाप जो है, पाप से इसमें पापुई परिवार हो गया, और मलय से मलय पोलिनेशियाई परिवार हो गया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन परिवार हो गया, और दक्षिण पूर्व भाग गया था तो दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार हो गया। अब केवल बचता है हमारा यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया, जिसमें हमारी 10 भाषाएं आती हैं। अब आप उसको वैसे ही निकाल लेंगे, जो बची खुची हैं सब उसी में चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक बार उसको पढ़ लेते हैं कि यूरेशिया के अंदर क्या क्या आ रहा है। तो इसमें अंदर पहले भारोपी दिया है, फिर द्राविड़ परिवार दिया है। पहले जैसे जगहों के नाम होते हैं ना, सारा इसके अंदर आया, जैसे